आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाई वी शुड स्टडी द ऑप्टिक्स। हमें ऑप्टिक्स को क्यों जो है उसका मुताला करना चाहिए। ऑप्टिक्स हमारी डेली लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करती है। मिसाल के तौर पे आप देखें, आपके घर के अंदर जितने विंडोज के शीशे लगे हुए हैं, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन, आपके लैपटॉप की स्क्रीन और आपके टीवी की स्क्रीन, हर जगह पे ऑप्टिक्स का अहम रोल है। तो हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स को हम जो है वो कैमरा के अंदर, ऑप्टिक्स जो है वो यहाँ पे कैमरा के अंदर यूज हो रही है। कैमरा के अंदर डिस्प्ले सिस्टम, और जो हमारे डिस्प्ले सिस्टम है, जैसे आपके घर के अंदर टीवी है या तो वहाँ पे ऑप्टिक्स का बहुत रोल है। आप इसके कहाँ पे यूज कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप में माइक्रोस्कोप, तो आप देखें कि यहाँ पे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर जो लगे होते हैं, जो लेंस लगे हैं यहाँ पे, वो वहाँ पे ऑप्टिक्स। उसके बाद टेलीस्कोप के अंदर, इसके अंदर लेंस, और यहाँ पे जो लेंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्टिक्स का अहम रोल है कि आप अपने जो उसके अंदर लेंसेज हैं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के अंदर, वो किस तरह यूज कर रहे हैं और किस तरह आप उनकी डेली लाइफ में उनका अहम रोल है। इस तरह सोलर सेल जो है उसका रोल, इसके बाद जो लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, ये आप देखें हमारी डेली लाइफ में इनका है, ऑप्टिक्स यूज हो रही है यहाँ पे। एक्सरे एक्सरे या लेजर लाइट जो है, एक्सरे या लेजर लाइट आप देखिए, इसके अंदर ऑप्टिक्स जो है उसका रोल है। मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एज ए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम को देखना हो तो ऑप्टिक्स। उसके बाद रिमोट सेंसिंग करनी हो तो उसमें भी ऑप्टिक्स का रोल है। सिग्नल प्रोसेस, ऑप्टिकल फाइबर, और आजकल जदीद टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का बहुत रोल है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम जो है ऑप्टिक्स, ये भी ऑप्टिक्स के अंदर ही आता है कि हम ऑप्टिक्स स्टडी यूज करते हैं। आप का जो माउस है, इवन के जो आप हमारे हाथ में है, इसमें भी ऑप्टिक्स का, ऑप्टिकल माउस जो है उसका अहम रोल है। बायोमेडिकल साइंसेज में आप रोजाना देखते हैं कि जो एक्सरे किया जाता है जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ आर्गन का फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, तो वहाँ भी ऑप्टिक्स जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो मेरा यहाँ अजीज तलबा कहने का मतलब है कि ऑप्टिकल रोल हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। इस वक्त जो वीडियो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे कैमरा, ये स्क्रीन, ये लैपटॉप, कीबोर्ड, ये माउस, ये सारी की सारी जितने भी गैजेट्स हैं, ये लाइट, इनके अंदर ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा रोल मौजूद है। तो ऑप्टिक्स, आजकल ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही है और ये फिजिक्स का अहम फील्ड है। अब हम चलते हैं ऑप्टिक्स को थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे जो है वो हम इस पे रोशनी डालते हैं। तो जनाब ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इन्वॉल्व द बिहेवियर एंड, ऑप्टिक्स क्या है, ये फिजिक्स की ब्रांच है विच इन्वॉल्व दी, किस चीज को इन्वॉल्व कर रही है, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ये लाइट का बिहेवियर क्या है और लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, इंक्लूडिंग इंटरएक्शन विद मैटर, और जो लाइट है वो मैटर, लाइट का मैटर के साथ इंटरएक्शन क्या है, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड किस तरह हम मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कंस्ट्रक्ट करें, दैट यूज एंड डिटेक्ट
जो मुख्तलिफ चीज़ों डिटेक्ट इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब एक्सरे या मशीन के ज़रिए या मुख्तलिफ आजकल मेडिकल के अंदर के जो बल्ब है वो इंसानी जिस्म के अंदर डाल दिया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि आया कि इंसान के आर्गन जो है वो किस कंडीशन में है, उनमें कौन सी डिजीज़ है और ये जो डिजीज़ है इसका इसका कैसे रिमूव किया जाए, हम उनको अपनी आंखों के से देख सकते हैं। इसलिए बायोमेडिकल साइंसेस के अंदर इसका बहुत अहम रोल है। जितने भी हम मुख्तलिफ किस्म के जो आजकल नए इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किए जाते हैं, जो इंसानी बॉडी या मुख्तलिफ जगह जो हम मटीरियल है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ऑप्टिक्स जो है वो बहुत रोल प्ले करती है। अब हम जब देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स ये है वो क्या होती है? लाइट एज ए कलेक्शन ऑफ रे। आपको पता है कि जो लाइट है, लाइट एज ए कलेक्शन ऑफ रे, ये एक रेज की कलेक्शन है दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड बेंड व्हेन दे पास थ्रू और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। और लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है व्हेन दे पास थ्रू और रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सरफेस। जब ये किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है तो ये एक स्पेसिफिक फॉर्म है ऑप्टिक्स की जिसे हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहते हैं, उसके ज्योमेट्रिक कहते हैं। और आपने क्लास 6, 7, 8 में मुख्तलिफ रेज लेके आपने जो डिफरेंट कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस हैं उनकी मदद से आपने इमेज ड्रा की होगी जिसे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम जिस बात फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स इसको हम दूसरे में वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। इट इंक्लूड वेव इफेक्ट, ये एक चीज़ के जिस पे आज का लेक्चर हमारा ज़्यादा इसी पे। इट इंक्लूड वेव इफेक्ट सच एज डिफ्रैक्शन, कि डिफ्रैक्शन क्या है, इंटरफेरेंस क्या है। इट इंक्लूड वेव इफेक्ट सच एज ए डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस दैट कैनॉट बी काउंटेड फॉर इन ज्योमेट्रिकल। तो इसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो आपने पिछली क्लासेस में जो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी किया था, आप क्लास 11th में आप फिजिकल ऑप्टिक्स जो है उसको फोकस करेंगे। लेकिन इस फिजिकल जो ऑप्टिक्स है उसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। तो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, हम देखते हैं। द वर्ड ऑप्टिक्स कम फ्रॉम एनिशिएंट ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड है ऑक्टिकन, ऑक्टिकन, ये ग्रीक वर्ड है ऑक्टिकन जिसके मीनिंग है अपीयरेंस। उसके मीनिंग क्या है? अपीयरेंस और लुक, के कोई चीज़ जाहिर होना या कोई चीज़ दिखाई देना। और ये वर्ड ग्रीक से लिया गया है, ऑक्टिकन से ऑप्टिक्स बनाया गया। ऑप्टिक्स, अब हिस्ट्री के ऑप्टिक्स बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ लेंस। तो ऑप्टिक्स उसी वक्त डेवलप हुई जब विद द एंशिएंट टाइम, पुराने वक्तों में ऑप्टिक्स उस वक्त डेवलप हुई एंशिएंट इजिप्ट में, पुरान बहुत ही इजिप्ट में, एंड मेसोपोटामियंस एज अर्ली इन 7 BC, यानी तकरीबन 700 साल क़िबल मसीह से ये काम हो चुका था और ऑप्टिक्स के अंदर लेंस जो है वो डेवलप हो चुके थे। एनिशिएंट 2 नस्लों ने बहुत रोल प्ले किया ऑप्टिक्स को डेवलप करने के लिए। एक तो रोमन, एनिशिएंट रोमन एंड ग्रीक फील्ड ए ग्लास। तो ये रोमन और जो ग्रीक थे फील्ड ए ग्लास स्फीयर विद ए वाटर टू मेक ए लेंस। तो इन्होंने लेंस बनाने के लिए क्या किया कि जो ग्लासेस थे, फील्ड ए ग्लास स्फीयर विद वाटर, के ग्लास के स्फीयर जो बनाए गए और उनको क्या किया गया कि उनके अंदर पानी डाला गया
और वो एज ए लेंस के तौर पे काम करते थे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की हिस्ट्री में। तो आपने देखा ऑप्टिक्स क्या है, इसका लाइट बिहेवियर क्या है, उसके अंदर किस तरह इंटरेक्ट करती है। उसके बाद जी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की हमने बात की, और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के साथ साथ हम फिजिकल ऑप्टिक्स की बात की। तो फिजिकल ऑप्टिक्स में अब देखा, इसमें हम मेजर जो डिस्कस करेंगे वो करते हैं डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और यहाँ पे आप देखिए और फिर हम देखते हैं हिस्ट्री कि ये वर्ड्स जो है वो किस तरह बन के आया। तो आपने देखा ऑप्टिक्स वर्ड ऑप्टिकन जो है ग्रीक वर्ड्स है, उससे ये ऑप्टिकल वर्ड्स बना। और इसमें जो ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन हुई वो मेसोपोटामियंस की और इजिप्शियन की थी, और उसके बाद रोमन और ग्रीक ने इसके अंदर बड़ा अहम रोल प्ले किया। तो ये थी मुख्तसर सी डेफिनेशन ऑप्टिक्स की। और इसके साथ साथ आपने देखा कि डेफिनेशन के साथ साथ अब ये जो इसकी कहानी है, इसकी हिस्ट्री, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये ग्रीक वर्ड ऑप्टन से बना, और 700 क़बल मसीह में इजिप्शियन और मिस्र ने काम किया। उसके बाद रोमन और ग्रीक ने जो मुख्तलिफ किस्म के जो लेंस बनाए पानी और ग्लास की मदद से। और इसके बाद इन इटली में क्या हुआ, इन इटली अराउंड 12,000 BC, in Italy 12,000 BC, Salvino di Marto invented the first wearable eyeglass। तो जो सबसे पहले wearable ग्लास बना, wearable in Italy around Salvino invented the first wearable glass। इन्होंने wearable ग्लास जो है वो डेवलप किया, wearable glass। This was the start of the optical industry। और इस स्टेट पे ऑप्टिकल इंडस्ट्री जो है वो डेवलप हो गई। This was the start of optical industry of the grinding and polishing lens। उस वक्त 12,084 के अंदर क्या किया, ऑप्टिकल इंडस्ट्री ये एज ए सनत का दर्जा इख्तियार कर गई। और सनत का दर्जा जब इख्तियार किया तो फिर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग, लेंस को ग्राइंड किया गया और फिर पॉलिशिंग की गई लेंस को, फॉर दीज स्पेक्टिकल यूज के लिए इन वीनस एंड फ्लोरेंस। वीनस और फ्लोरेंस पे इस पे काम हुआ। इस पॉइंट को फिर देखिए, 1284 सिल्विनो डी मार्को इन्वेंटर द फर्स्ट वियरेबल। उसने एक वियरेबल ग्लास जो है ना वो आजाद किया, और इस तरह ऑप्टिकल की इंडस्ट्री बन गई। और उन्होंने क्या किया कि ऑप्टिकल इंडस्ट्री ग्राइंड के कैसे जो है ग्लास को ग्राइंड कैसे किया जाए, पॉलिश कैसे किया जाता है, और स्पेक्टिकल के तौर पे इसको जो है वीनस और फ्लोरेंस के अंदर यूज। इन द अर्ली 17th century, Johannes Kepler expanded on geometric optics through reflection by flat and curved mirror। और फिर जॉन्स केपलर ने इस ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में मजीद काम किया थ्रू द रिफ्लेक्शन बाय फ्लैट और कर्व। और इसका काम था फ्लैट और कर्व मिरर के ऊपर। एंड ऑप्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ astronomical phenomena such as a lunar and solar eclipse। और फिर जो इसका जो लूनर एक्लिप्स था और सोलर एक्लिप्स था, इसके बारे में समझा गया। और यहाँ से एस्ट्रोनॉमिकल जो फोनोमेना इनको एक्सप्लेन किया गया कि ये लूनर और सोलर एक्लिप्सेस है क्या। ही वाज आल्सो एबल टू करेक्टली डिड्यूस द रोल ऑफ रेटिना। उसने आंख के अंदर जो रेटिना है इसके कवानीन के बारे में बताया कि हकीकत में ये रेटिना का काम क्या है। एज एक्चुअल ऑर्गन क्या है, रिकॉर्डेड, और ये इमेज को कैसे रिकॉर्ड करता है। आप जानते हैं कि हमारी आंख के अंदर एक
रेटिना मौजूद है और ये रेटिना जो है जब इसके ऊपर कोई लाइट किसी चीज़ की पड़ती है तो क्या होता है कि उस इमेज को रिकॉर्ड करता है और वे किस तरह ये दिमाग तक हमारे पहुंचाता है। ये काम था जोहान्स केपलर ने इस पे रिसर्च की और इसकी हकीकत को पाया। Until middle of the 19th century, light consists of stream। अब एक और कहानी शुरू हो गई और वो थी क्या लाइट कॉर्पस्कल्स। क्या लाइट जो है वो पार्टिकल पे मुश्तमिल है कि लाइट वेव पे मुश्तमिल है। तो जो पहला शख्स इस साइंसदान इस मैदान में आया वो था आपका आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने कहा लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कॉर्पस्कल्स, एक पार्टिकल। इसने ये मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में इसने ये थ्योरी पेश कर दी और उसके बाद क्या हुआ, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी वेव मोशन ऑफ लाइट, और इसी दौर में वेव मोशन ऑफ लाइट जो है उसका कंसेप्ट आया। जब ये दोनों कंसेप्ट चले तो न्यूटन के जो मानने वाले थे उन्होंने कहा क्योंकि लाइट पार्टिकल पे मुश्तमिल है और जो लोग बिलीव करते थे वेव मोशन ऑफ लाइट पे, उन्होंने कहा कि लाइट जो है वो वेव की सूरत में शक्ल जो है वो ट्रेवल करती है। अच्छा, अब 1617 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय वेव थ्योरी, तो जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था उसको एक्सप्लेन किया बेस्ड अपॉन द वेव थ्योरी। और इसमें जिस शख्स ने ज्यादा मेन कंट्रीब्यूशन की वो था हाइजन ने वेव थ्योरी दी और कहा और एक्सप्लेन किया रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद जो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मेलडी और हुक, ये दो लोग इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है उस पे यंग और फ्रेजनल ने काम किया। अच्छा, इसके बाद 1827 में और फिर 1873 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट, और एक और बड़ा साइंसदान आया जिसका नाम मैक्सवेल था। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द लाइट, और ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू था ये इसमें लाइट के फील्ड में, क्वांटम ऑफ लाइट। और उसके बाद 1901 में क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट का कंसेप्ट आया और ये किसने दिया, प्लांक्स ने। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो जैसे जैसे साइंसदान मुख्तलिफ किस्म इसके वेव मोशन ऑफ लाइट पे हाइजन ने काम कर लिया, उसके बाद डिफ्रैक्शन में ग्रेम-लेडी ने काम किया, इंटरफेरेंस में यंग और फ्रेस्नेल ने काम किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ लाइट पे मैक्सवेल का काम था और क्वांटाइजेशन में प्लांक का काम था। और जब इन लोगों की कंट्रीब्यूशन बढ़ती गई तो एक नई कहानी जो शुरू होगी कि लाइट वेव पे मुश्तमिल है कि लाइट जो है वो पार्टिकल पे मुश्तमिल है। अब देखें लाइट वेव है क्या। इस पूरी स्टोरी के बाद, जो इसकी हिस्ट्री के बाद, अब हम देखते हैं कि आया के लाइट क्या है। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर इन पे हम डिटेल पे बात करेंगे। तो लाइट वेव आपने देखा, हम पहले जो है वेव के बारे में हमने पढ़ा था और आपने देखा था कि दो क्रिस्ट के दरमियान जितना फासला है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में जो वेव की दो चोटीज हैं, अगर उनके दरमियान ये वेव्स है और वेव की दो चोटीज के दरमियान जो फासला है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। और दूसरी बात आपने देखा कि अगर वेव जो मैक्सिमम जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये आप पढ़ चुके हैं, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम।
इसके बाद हमने देखा और यहाँ अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि जो इसका इसकी जो चोटी है वो क्रस्ट है और जो इसकी वैली है वो ट्रफ है। वो क्या है? वो ट्रफ है। अब वेव का जो जो पीक पॉइंट है उस पे जो बनेगा वो बनता है एंटीनोड्स, ये हमने वेव्स को पढ़ा। और जहाँ पे वेव बिल्कुल सरफेस पे है वो नोड्स और एंटीनोड, नोड का कंसेप्ट भी आपने देखा। और ये भी आपने देखा इसके बाद दो चोटियों के दरमियान या दो वैल्यूओं के दरमियान, दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होगा उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। तो जो ना वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, नोड्स एंड एंटीन्यूड, इसके बारे में आप वेव के चैप्टर में इनको तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ सिर्फ हम इनको एक टच देंगे कि लाइट वेव, अब इन सारे के सारे कंसेप्ट को हम देखेंगे लाइट वेव के कॉन्टेक्स्ट में, कि लाइट वेव के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम कर रही हैं। अब लाइट वेव में एक चीज आपने देखी कि आपने ये देखा कि आपने यहां पे देखा कि C इज इक्वल टू है लैम्डा, C इज इक्वल टू है किसके? लैम्डा F के। तो एक्चुअली इस फार्मूले को वेर C इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट, F जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो आप जानते हैं ये फार्मूला बना कैसे, तो जनाब हम थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको पता है V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू हमने S ओवर T, ये फार्मूला था हमारे पास जो हमने वेलोसिटी और टाइम रिलेशन के दरमियान में हम जो इक्वेशन पढ़ी, जैसे S इज इक्वल टू वी टी था तो V इज इक्वल टू एस ओ टी। तो यहाँ पे अगर आप C की जगह V पुट कर लेते हैं, V की जगह C पुट कर लेते हैं, और इसके बाद जो है यूं समझ S की जगह आप लैम्डा रखिए, S की जगह, और T की जगह T ही पुट करें। और आप ये भी जानते हैं यहाँ पे कि 1/T जो है 1/T वो बराबर है किसके? F के बराबर। तो यहाँ पे ये जो 1/T है, आप इसको 1/T कर लें। 1/T, ये जो 1/T है इसकी जगह ये F पुट कर लें तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू लैम्डा F। तो आप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया कि आप इस इक्वेशन को कैसे याद कर सकते हैं, तो एक्चुअली ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बुनियाद पे डिज़ाइन की गई है कि वो थी V इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ पे S जो है वो उसकी जगह लैम्डा पुट कीजिए, T की जगह T, और आपको होता है 1/T इज इक्वल टू है किसके? F के बराबर। तो हमने F की वैल्यू पुट कर ली, लिहाजा हमारा यहाँ पे फार्मूला, और C की जगह हमने V की जगह C पुट की, तो ये हमारे पास फार्मूला जो बना, तो ये C इज इक्वल टू, यहाँ पे C इज इक्वल टू हमारे पास आ गया लैम्डा क्रॉस F। तो C इज इक्वल टू लैम्डा क्रॉस F इसके बराबर आ गया। इसी तरह यहाँ पे जो फार्मूला है इस साइड पे वो ये है कि E इज इक्वल टू है HF। तो E क्या है? E इज द लाइट एनर्जी। इस फार्मूले में E क्या है? लाइट एनर्जी। और H क्या है? H है प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट इसकी जो वैल्यू है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो जो इसका H प्लांक कांस्टेंट है वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड।
और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपने देखा कि ई जो है वो एच है, एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, और एफ जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपने तीनों कि E इज इक्वल टू एच क्रॉस एफ, ये चीज आ गई। इसके बाद जिस चीज पे हमने बात करनी है वो है कि लॉन्ग वेवलेंथ एंड शॉर्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखें कि अगर वेव्स कुछ फासले पे है तो ये वेवलेंथ हम देखें, अगर वेवलेंथ बड़ी है तो इसको हम कहेंगे ये लॉन्ग वेवलेंथ है, ये क्या है लॉन्ग वेवलेंथ। और उसके अपोजिट जो है ये जो शॉर्ट है, जो करीब करीब है, इसको हम कहेंगे शॉर्ट वेवलेंथ। और दूसरी बात आप देखें कि आपने देखा कि ये जो है अगर वेवलेंथ लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी लो है, अगर वेवलेंथ जो है शॉर्ट वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी हाई है। तो यहाँ पे अब देखिए हम दोबारा देखते हैं, यहाँ इस चीज़ को देखते हैं कि अगर वेवलेंथ जो है यहाँ पे वो लॉन्ग है तो फ्रीक्वेंसी लो है। इसके अपोजिट में अगर शॉर्ट वेवलेंथ है तो हाई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हाई है। तो आपने देखा दोनों में लॉन्ग वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ दोनों में फ़र्क क्या है, और लॉन्ग वेवलेंथ में लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ में हाई फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ का कंसेप्ट आप पहले ही देख चुके हैं कि ये लॉन्ग वेवलेंथ है बड़ी है और ये शॉर्ट वेवलेंथ है। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली लाइट वेव क्या है। पहले हमने बात की थी सिर्फ वेव की, अब हम स्पेसिफिक फील्ड ले रहे हैं इसका कि हमने इस पे बात की है लाइट वेव। अब लाइट वेव ऑफ डिफरेंट कलर, अब यहां पे देखते हैं कि लाइट वेव ऑफ डिफरेंट कलर, इस पे आप देखिए तो जनाब आपको विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम, ये आपको एक लाइट का स्पेक्ट्रम जो है वो दिखाया गया है, ठीक है, ये है विजिबल। तो यहां तक ये जो फासला है यहां तक ये है इंफ्रारेड। क्या है ये है इंफ्रारेड, वो आपको दिखाई नहीं देता। उसके बाद जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो है यहां से लेकर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये कौन सा है विजिबल स्पेक्ट्रम। और उसके बाद जो है आगे जो कुछ हिस्सा आ रहा है ये है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा, और ये था इंफ्रारेड कि रेड से पहले, और ये अल्ट्रा वायलेट वायलेट के बाद। और ये जो दरमियान वाला स्पेक्ट्रम है हम इसकी बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है रेड। आपको पता है ये हमारी जो रोशनी है सनलाइट है ये 7 कलर पे मुश्तमिल होती है। कितने कलर पे 7 पे। देखिए रेड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और इसको अगर आपने याद करना हो इन 7 के पैटर्न को तो एक एब्रीगेशन जिसे हम कहते हैं इसकी एब्रीवेशन जो है वो यहाँ पे मैं आपको बना देता हूँ VIB GYOR। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड। तो वेब गाई आर, वेब गाई, ये एक को याद कर इस पैटर्न को, ये जो पैटर्न हमें दिया गया है इसको, ये जो पैटर्न है हमारे पास ये वाला पैटर्न, इसको याद करने के लिए हम ये करेंगे। तो हम क्या करेंगे इस पैटर्न्स को जनाब यहाँ से शुरू करेंगे। तो आप देखें कि पहला जो वर्ड्स आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है वी। कौन सा वर्ड्स आ रहा है वी वायलेट से। इंडिगो का जो पहला वर्ड्स है वो हमारे पास है यहाँ पे आई। कौन सा है आई। इसके बाद जो ब्लू का है वो है बी। इसी तरह आप देखें ग्रीन का फर्स्ट वर्ड जी, ये आ गया।
इसके बाद जो येलो का है वो वाई, ऑरेंज वो हमारे पास ये है, और इसके बाद जो रेड है वो है आर। तो यहाँ पे आपने देखा कि आया कि हमने फर्स्ट वर्ड सबके लिए और लेने के बाद हमने एक एब्रीविएशन बना ली। इस तरह आप इन कलर का जो पैटर्न है वो मेमोराइज कर सकते हैं वेब गाय आर से। तो ये एक हमने न्यूमैनिक इसके लिए बनाई। आप वहीं पहले भी ये सुन चुके होंगे, और इस तरह जो कलर का पैटर्न है ये याद करने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल जो है वो मदद दे सकता है। अब देखिए, अब फर्दर हम देखें कि ये जो पैटर्न है एक्चुअली जो हमारे पास विजिबल, जो हमें विजिबल पैटर्न है ये हमें जो दिखाया जा रहा है विजिबल पैटर्न, ये इसकी जो वेवलेंथ है वो 785 नैनोमीटर से लेके 390 नैनोमीटर के करीब है। तो इनकी वेवलेंथ इतनी है। तो यहाँ से आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़ी वेवलेंथ है वो रेड की है। अब ये देखें, यहाँ अगर गौर करें आप तो ये इसको वेवलेंथ को, जब इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जैसे हमने पढ़ा इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी इसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी। और आप देखते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ भी खतरे का निशान हो, मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ चला रहे हों, तो जब गाड़ियों को स्टॉप करना होता है तो वो कौन सा कलर जो है वो आपको दिखाया जाता है, वो आपको दिखाया जाता है रेड कलर। रेड कलर इसलिए दिखाया जाता है, या अगर धुंध पड़ी हो तो रेड बत्तियां इसलिए जलाई जाती हैं कि रेड की कैरेक्टरिस्टिक कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इट हैज़ ए लॉन्ग वेवलेंथ, और जितनी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो चीज़ आपको बहुत दूर से नज़र आ जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग वेवलेंथ जो है वो दिखाया जा रहा है। इसके बाद जो ऑरेंज है उसकी आपने देखा इसकी वेवलेंथ कम है, येलो की उससे कम है, ग्रीन की उससे कम है, ब्लू की उससे कम है, और इंडिगो की उससे कम है, और वायलेट की इन सबसे कम है। वायलेट हैज़ हायर एनर्जी। तो यहाँ पे इन देखें, आप ये देखें कि शार्ट, जैसे ही वेवलेंथ शार्ट होती जा रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती जा रही है। वेवलेंथ शार्ट हुई, फ्रीक्वेंसी हाई। लॉन्ग वेवलेंथ लो फ्रीक्वेंसी, शॉर्ट वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ इस पैटर्न से आप इस वेव को स्टडी कर सकते हैं। वायलेट लाइट हैज़ हायर एनर्जी, और दूसरी जो वायलेट लाइट है उसकी एनर्जी सबसे हायर है। और अगर इस पैटर्न को आपने नेचर में देखना हो तो जनाब, जब आसमान पे बादल हो तो इस पैटर्न को आपको रेनबो में आपको ये पैटर्न बहुत ही अच्छा नज़र आएगा। ये रेनबो है, ये रेनबो आपको दिखाई गई है। तो रेनबो में आप ये जो कंसेप्ट है ये आपको जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद आपको पता है उस पानी के कतरे कुछ न कुछ हवा में मुल्क रहते हैं, और उन कतरों से ये रेनबो जो है वो आपको दिखाई देती है। और यहाँ पे जो 7 कलर्स हैं, जो 7 कलर हैं वो आपको, ये 7 कलर रेनबो में आपको नज़र आ रहे होंगे। ये वाला कलर, ये देखें इस पैटर्न्स के अंदर आप और गौर करें, इस पैटर्न को गौर करें तो आपको इस पैटर्न के अंदर ये जो रंग है वो नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आया कि लाइट ऑफ डिफरेंट कलर जो है वो एक्चुअली क्या है, और इसके कौन कौन से कलर हैं, इसकी वेवलेंथ क्या होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या मौजूद है, और ये किस तरह जो है वेवलेंथ मुख्तलिफ। तो यहाँ पे आपने, और फिर इसका विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम क्या है, और इस विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को आप डेली लाइफ में कैसे देख सकते हैं। अब है अगले जो हम बात करेंगे वो करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, कि लाइट का इंटरफेरेंस के बारे में पहले आप पढ़ चुके हैं वेव के चैप्टर में, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, उसके बारे में आपने स्टडी किया। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब आप इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो आप जनाब देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट,
इंटरफेरेंस इज ए phenomena in which two coherent वेव क्या करती है, सुपरपोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव। तो क्या करती है कि एक दूसरे को सुपरपोज करती हैं टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड, कि इनका एम्पलीट्यूड या तो बड़ा हो जाता है या एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न आप देखें यहाँ पे तो अब इंटरफेरेंस की है टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। तो जब हम इंटरफेरेंस के टाइप की बात करते हैं तो ये दो टाइप है। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इफ ए क्रस्ट ऑफ वन वेव, इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का क्रस्ट, इफ ए क्रस्ट ऑफ वन वेव मीट ए क्रस्ट ऑफ अदर वेव, इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट जब आपस में मिल जाता है, ये दोनों के क्रस्ट मिल जाते हैं, तो क्या होता है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें आपने कि रिजल्टेंट क्रस्ट, दोनों के क्रस्ट मिले, रिजल्टेंट जो है वो इसका बढ़ जाएगा। इफ द क्रस्ट ऑफ वन वेव मेक ए क्रस्ट ऑफ अदर वेव, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंक्रीज बढ़ जाएगी। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये इसके अपोजिट, इफ ए क्रस्ट ऑफ वन वेव, एक वेव का क्रस्ट वेव मीट द ट्रफ ऑफ एन अदर वेव, दूसरे के भी एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलते हैं, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे ये वेव है और ये वेव है, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम हो गई। और आपने ये चीज़ जब मैं सिमुलेशन दिखा रहा था वेव की, तो वहाँ आपको याद होगा कि वहाँ पे हमने दिखाया था कि जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो लाइट का कैसे होता है। तो दोनों किस्म के इंटरफेरेंस के बारे में आपने देखा और ये कैसे काम करते हैं, हमने इसको लाइट के कंटेक्स्ट में रिपीट कर दिया। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, और अब हमने देखना है इंटरफेरेंस की कंडीशंस क्या है। द टू इंटरफेयरिंग वेव शुड बी कोहेरेंट। दोनों इंटरफेयरिंग जो वेव कर रहे हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। जो फेज डिफरेंट है उनके दरमियान में, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। टाइम के साथ वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दूसरी बात, द टू वेव शुड हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों जो वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। इफ इंटरफेयरिंग वेव आर पोलराइज, अगर वेव पोलराइज, दे मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। अगर वो पोलराइजेशन है तो उनको दोनों को सेम स्टेट में पोलराइजेशन होनी चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन द लाइट सोर्स शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। अगर जो लाइट सोर्सेस है, दो लाइट सोर्सेस हैं, उनके दरमियान जो सेपरेशन है वो कम से कम होनी चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स शुड बी क्वाइट लार्ज, और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द सोर्स शुड बी ज़्यादा होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव शुड बी इक्वल टू और एट लीस्ट वेरी नियरली इक्वल, और इक्वल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग वेव जो एम्पलीट्यूड कर रही हैं उनका जो इंटरफेयरिंग वेव है शुड इक्वल एट लीस्ट नियर, या इक्वल होना चाहिए या तकरीबन इक्वल के बराबर होना चाहिए। द टू सोर्स शुड बी नैरो, और दोनों सोर्सेज जो है वो नैरो होने चाहिए। द टू सोर्स शुड गिव मोनोक्रोमेटिक, मोनो मीन वन एंड क्रोमेटिक मीन कलर। मोनोक्रोमेटिक वन कलर और नियरली मोनोक्रोमेटिक, या तो वो मोनोक्रोमेटिक हो या नियरली मोनोक्रोमेटिक। एज द पाथ डिफरेंस शुड बी वेरी, और पाथ डिफरेंस जो है वो उनके दरमियान में कम होना चाहिए। तो ये 8 कंडीशंस हैं, किसकी 8 कंडीशन है इंटरफेरेंस की, जो आपने यहां पे देखी। अब देखिए लोकस मैथमेटिक इन ज्योमेट्रिक, ए लोकस ज्योमेट्रिक
इन ज्योमेट्री ए लोकस इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सर्टेन प्रिंसिपल। कुछ रूल के मुताबिक इनका लोकस एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। इसकी एग्जांपल है इस सर्कल में बी डिफाइन एज अ लोकस पॉइंट। जब हम देखें यहाँ पे हमने छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट अब दिए हुए हैं, मैं सब फिट नहीं कर सकता, ये सारे पॉइंट सर्कल पे। तो ये क्या है, ये जो सर्कल है एक्चुअली ये लोकस है। सर्कल में डिफाइन एज लोकस पॉइंट इन द प्लेन 2D एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। क्योंकि फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दी, तो ये आप देखिए यहाँ से आप फासला ले लीजिए इसका, यहाँ से ले, यहाँ से ले, जहाँ से चाहे ले, ये इक्वल डिस्टेंस होगा सेंटर पॉइंट से, तो ये इसका लोकस होगा। आप अब समझें कि व्हाट इज द लोकस इन मैथमेटिक्स। अब वेव फ्रंट, आपकी बुक में वेव फ्रंट दिया हुआ है, तो आपने देखना है कि वेव फ्रंट क्या है। इन ए फिजिक्स वेव फ्रंट इज द लोकस पॉइंट हैविंग द सेम फेज, कि सेम फेज हो, लाइन आर कर्व इन ए 2D, लाइन और कर्व 2D में हो, और द सरफेस फॉर वेव प्रोपेगेट 3D। तो यहाँ पे आप देखें कि ये एक 2 डायमेंशनल है, स्फीरिकल वेव फ्रंट है। तो जनाब ये जो है ये स्फीरिकल वेव फ्रंट है। आपने देखा इसका स्फीरिकल, ये एक स्फीरिकल वेव फ्रंट है। तो अब वेव फ्रंट का अगर हम इसको देखें 3 डायमेंशन में, तो ये 3 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में वेव फ्रंट है। तो आपने देखा 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन दोनों में वेव फ्रंट जो है वो कैसे डिजाइन किया गया। अब थॉमस यंग, अब थॉमस ने क्या किया, अब इसको हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ये आपके पास सन है, ये एक स्लेट बना दी गई है, और यहाँ से ये वेव फ्रंट आ रहे हैं, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, और उसके बाद यहाँ पे एक ये करें, यहाँ पे आगे वेव फ्रंट बनेंगे, अगर स्लेट को यहाँ, और उसके आगे स्क्रीन रख दी गई। In 1801, Young admitted that sunlight through a single pinhole and then directed the emerging light in 2 pinhole, और पहले एक pinhole रखा गया, फिर यहाँ पे 2 pinhole रखे गए। The spherical wave emerging from the pinhole interfered with each other and a few color fringe were observed, और यहाँ पे कुछ कलर ऑब्जर्व जो है ना स्क्रीन पे ऑब्जर्व की गई ऑन द स्क्रीन। द pinhole were later replaced with the narrow slit, अब उसके बाद जो पेन होल है वो नैरो स्लिट से किया गया, एंड द सनलाइट वाज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेट, और सनलाइट को मोनोक्रोमेट एक कलर की लाइट के साथ किया गया। और एग्जांपल है सोडियम लैंप यूज किया गया जिसका येलो और जिसकी लेंथ है 55893 एंगस्ट्रॉम, और ए जो है यहाँ पे वो एंगस्ट्रॉम को शो कर रहा है। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ये लाइट सोर्सेज है, यहाँ पे लाइट सोर्स पड़ा हुआ, या ये एक हमारे पास सिंगल स्लेट है, ये सिंगल स्लेट आई और यहाँ पे वेव फ्रंट बनते गए। इसके बाद डबल स्लेट, ये S1 हमने ले ली, ये S2 हमने ले ली, और ये डबल स्लेट, और यहाँ पे आप देखें ये पैटर्न जो है वो बनते गए। इंटरफेरेंस आप यहाँ पे देखिए, ये आपको इंटरफेरेंस ये यहाँ इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द डार्क फिल्म स्क्रीन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसकी आपको नजर आ रही है कि इसकी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से हम लाइट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल, देखें ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए। और इस कैलकुलेशन को हम डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स, के 2 वेव्स के अंदर ये जो पाथ है ये कैसे डिज़ाइन होगा, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आया के दोनों स्लेट के दरमियान ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसकी जो मैथमेटिकल पैटर्न्स है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।